नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून जिसे कहा जाता है होगा और देश के हर हिस्से से साफ दिखाई देगा। यह 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। खगोलविदों के अनुसार चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 9:57 से शुरू होगा और ये 3 घंटे यानी 28 मिनट तक चलेगा। इसमें से 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी और वो लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। ये 27 जुलाई 2018 के बाद पहला मौका है जब चंद्र ग्रहण को देश के सभी हिस्सों से साफ देखा जा सकेगा। इसे नंगी आंखों से देखना सुरक्षित है। इसके लिए किसी चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं होगी। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर दृश्य और भी स्पष्ट होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का असर देश की अर्थव्यवस्था, जीव जंतुओं, मानव स्वास्थ्य और जीवन पर भी पड़ सकता है। ग्रहण क्यों लगता है, इसका खगोल शास्त्रीय कारण क्या है और इसके धार्मिक आध्यात्मिक पहलू क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, कई सवाल भी करेंगे और जानेंगे आज इस पूरे चंद्र ग्रहण के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राशियों पर कितना कैसा प्रभाव पड़ सकता है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमानों से परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। ये चंद्र ग्रहण काफी दिनों बाद ऐसा है कि इंडिया में आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने का अवसर मिल रहा है। और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत है वो 8:58 शाम से हो जाएगी, जो कि एक पेनम्ब्रल इक्लिप्स की शुरुआत है। इसको नंगी आंखों से अगर आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा के ऊपर कोई भी असर होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जो अम्ब्रल रीजन है, यानी कि जब आपकी जो चंद्र ग्रहण की वास्तविक शुरुआत होती है वो 9:57 से रात में शाम को हो जाएगी। 82 मिनट तक ये अपना कलर बदला हुआ रेड कलर में रहेगा, बिकॉज ऑफ जो अर्थ का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से। और चंद्र ग्रहण की जो मैक्सिमम जो पूर्ण चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है वो 11:41 है। और जो चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति है वो लगभग 12:22 पे चंद्र ग्रहण जो है हमारा जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी ग्रहण की बात होती है तो एक मानव जीवन को यदि हम सोचने समझने की, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें तो सबको लगता है ग्रहण है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सूतक के समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आमतौर पर यही लोग समझते हैं, लेकिन असल में ग्रहण क्या होता है, क्यों आता है, इसका असल में कितना प्रभाव पड़ता है और किन किन चीज़ों का इस समय के दौरान आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जो लोग बाहर हैं, वैसे तो कहा जाता है कि आप उस समय पे घर पे रहिए तो बहुत अच्छी बात होती है, जब तब करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई बाहर है या उसकी मजबूरी है या वो जॉब में है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। क्योंकि ग्रहण का नाम सुन के बहुत सारे लोग पैनिक भी हो जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, अब हम क्या। तो ये सारा जो भ्रम है वो भी आपका आज इस पूरी चर्चा के माध्यम से दूर करेंगे और असल में जानेंगे कि ये जो पूरा चंद्र ग्रहण है ये कितना इफेक्टिव है, हमें किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं पंडित विनोद गौतम। विनोद गौतम जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के। अवधेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत पंडित विनोद गौतम जी आपसे करूंगी। चंद्र ग्रहण, एक शब्द जब चंद्र ग्रहण का आता है, अमूमन लगातार ये चर्चाएं पिछले 2-3 दिन से थी, ग्रहण आ रहा है, ग्रहण आ रहा है। असल में देखें तो चंद्र ग्रहण क्या है, और थोड़ा सा जो लोग बहुत पैनिक से हो जाते हैं ग्रहण का नाम सुन के, तो उसको किस तरीके से समझा जाए, क्यों लगता है और मानव जीवन पर इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, ग्रहण अपने नाम के अनुसार ग्रहण लगाने वाला भी होता है सभी कार्यों में। और ग्रहण का असर वनस्पतियों से लेकर के कीट पतंगों से लेकर के चौपायों से लेकर के और मानव जाति को प्रभावित करता है। देखा जाए तो ग्रहण धर्मशास्त्रों के अनुसार भी ये एक राहु केतु जो एक राक्षस थे, इनके द्वारा चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगाया जाता है, द्वेष फस। और ऐसे द्वेष के कारण का जो समय था वो था समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन के समय पर राहु केतु एक भेष धारण करके और अमृतपान कर चुके थे। ऐसे में उनको जब 2 भागों में किया गया सुदर्शन से, तो वहाँ पर राहु और केतु उत्पन्न हुए। और जब उन्होंने यह जाना कि सूर्य और चंद्र के द्वारा हमारी यह चुगली की गई है, तो उन्होंने ईर्ष्यावश
ये एक जो है तो षड्यंत्र रचा है। तो ऐसे समय पर ये संकट का काल होता है और पृथ्वी पर हमारे खगोलविदों ने और ज्योतिष मुनियों ने, ऋषियों मुनियों ने हजारों हजार साल पहले इनकी गणना कर ली थी। और आज भी हम पंचांगकार हैं तो आगे के 100 साल 200 साल तक के ग्रहणों की जानकारी हमारे पास रहती है। ऐसी नहीं है। अभी 2001 में जो कच्छ गुजरात में भूकंप आया था, इतना बड़ा भूकंप आया था, इसके बारे में भी पंचांगकारों ने पहले से ही लिख दिया था कि इसके क्या प्रभाव होंगे। तो अधिकतर जो भूकंप होता है ये सभी समाज, मानव के अलावा जो भी प्राणी हैं उसके अलावा वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। इस समय पर जो चंद्रमा की ऊर्जाएं हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, धीमी आती हैं। चंद्रमा कई प्रकार से अपनी ऊर्जाएं खो देता है जो पृथ्वीवासियों के लिए ज़रूरी होती हैं हर क्षण के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ कि चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें मन और मस्तिष्क के प्रभावित होने का खतरा होता है। जिनका चंद्र कमज़ोर होता है उनके लिए विशेष तौर पर यह प्रभाव करता है। खास तौर पर जिस राशि में ये ग्रहण पड़ता है उस राशि के देश, शहरों और प्रदेशों को भी ये प्रभावित करता है। उनके मुखिया को ज़्यादा प्रभाव करता है। और अगर इस एक उसको ग्रहण को और जोड़ दिया जाए जो कि 21 सितंबर को एक पखवाड़े बाद ही पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर 2 ग्रहण पड़ना खतरे की घंटी है। शास्त्रों में भी इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण, राजा मरे की सेना। ऐसे में सेना के ऊपर भी संकट होता है, राजा के ऊपर भी संकट होता है। खास तौर पर सेना भी वैसे प्रभावित हो जाती है क्योंकि अगर कहीं भूकंप भी आता है तो वहाँ पर भी सेना को अपना योगदान देना पड़ता है रात दिन करके। तो उस समय पर भी सेना को संकट काल ही रहता है और प्रजा को तो रहता ही है, प्रजा के लिए। और भूकंप जैसी जो स्थितियाँ हैं निश्चित तौर पर आती हैं। और हमारे जैसे ज्योतिष मठ संस्थान ने लगातार अभी 50 साल पुराने जितने भी भूकंप आए हैं, सुनामी आई हैं, उनका अध्ययन किया है। तो ये अध्ययन का में ये निष्कर्ष निकला है कि ये शोध का एक विषय बनेगा, अभी भी ये जो बना है कि अधिकतर जो भूकंप हैं और सुनामी हैं ये पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ही आते हैं। और ग्रहण विशेष तौर पर जब भी ग्रहण पड़े हैं उसके बाद की अमावस्या, पूर्णिमा ये खाली नहीं जाती, कहीं ना कहीं मतलब उन राशियों के अंतर्गत आने वाले देशों को जरूर प्रभावित करती है, वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है, प्रकृति को प्रभावित करती है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है विनोद गौतम जी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं, आम जीवन से जोड़कर यदि इसे समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो ये होता है कि सूतक काल का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सूतक जब लग जाता है बहुत सारे नियम का पालन करना होता है। और उसके अलावा जब ग्रहण है तो उस दौरान तो होता ही है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और एक सबसे अहम सवाल होगा, बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनकी जो राशियां होती हैं वो बहुत डरे सहमे से रहते हैं, तो किस राशि के लिए सबसे ठीक रहेगा, किनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कितना इफेक्ट इस पर पड़ेगा ये हम जानना चाहेंगे। ग्रहण हमारे देवताओं को, जैसे सूर्य और चंद्रमा को हम मानते हैं कि अभी चंद्र ग्रहण है और खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण हमारे लिए माता पिता की संज्ञा दी गई है सूर्य और चंद्रमा को। जब भी इनके ऊपर कोई कष्ट आता है, संकट काल का स्थिति होती है, तो उस समय पर हमको देवताओं को बल प्रदान करने के लिए सूतक काल से लेकर के, सूतक काल जब तक रहता है जब चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक होता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक होता है। इस बार चूंकि खग्रास चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, अर्थात पूर्ण ग्रास, जैसे पूर्णा चंद्रमा ढक जाता है तो ये खग्रास सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो अब ये सूर्य ग्रहण जैसे सिंह राशि में पड़ रहा है तो उसमें भी बहुत सारी राशियां आ रही हैं, और इसमें ये कुंभ राशि में पड़ रहा है तो इसमें भी बहुत सारी राशियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो पूर्ण रूप से ग्रहण लगभग सभी राशि वालों के लिए प्रभावित करेगा। ये अगर देखा जाए तो सबसे लंबी अवधि का, और देखा जाए तो ये इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है और इस वर्ष अब चंद्र ग्रहण पड़ेगा भी नहीं, पूरा ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में ये जो इसकी अवधि है 3 घंटा 30 मिनट की रहेगी। अगर देखा जाए तो हमारे खगोल वृद्धों और जो ज्योतिषाचार्य ज्योतिष गणित करता है, पंचांगकार हैं, हम लोग इसका समय और इसका निर्धारण पहले से कर लेते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये रात्रि में प्रारंभ होगा 9:57 से प्रारंभ होगा। तो निश्चित तौर पर ये इसकी जो सूतक अभी लगे हुए हैं
और सूतक काल में मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए और पूजा इत्यादि वर्जित है, देव दर्शन इत्यादि नहीं करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में है कि इस समय पर संकट काल में संकीर्तन इत्यादि करना चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए, साथ ही चंद्र मंत्र का चंद्रमशे नमः, ओम सूर्य अय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। निश्चित तौर पर आप गुरु मंत्र के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे हमारे उन कुल देवताओं को, उन इष्ट देवताओं को और बहुत बल प्रदान होता है, क्योंकि वो संकट के समय में हैं। तो संकट काल में जब प्रजा उनकी बड़ाई करती है, या हम देखते हैं कि सेना में भी जब सेनापति आगे आगे चलता है तो पीछे से प्रजा उनको बोलती है कि हर हर महादेव, और ऐसे कई प्रकार के नारे उनके बल के लिए लगाती है। तो ये भक्तों को, प्रजा को चाहिए कि निश्चित तौर पर उस समय पर ग्रहण काल में, संकट काल पे वो इस प्रकार से भजन संकीर्तन इत्यादि करें। कई लोग तो तंत्र क्षेत्र के लोग हैं, वो मंत्र सिद्धि करते हैं, तो ये ऐसे कई प्रकार के जो कार्य हैं वो भी किए जाते हैं। सूतक काल के बाद सूतक का जो होता है वो ग्रहण स्नान होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले ग्रहण स्नान करना चाहिए और ग्रहण दान करना चाहिए। चूंकि ये चंद्र ग्रहण है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे शक्कर है, चावल है इत्यादि पकवान, खीर इत्यादि का जो तो दान किया जा सकता है। अब देखा जाए कि अन्य, ये चूंकि ग्रहण है तो ग्रहण के अनुसार ये ग्रहण लगाने वाला ही होगा, और ये कहना जो तो नहीं होता है कि ये राशि वाले प्रभावित होंगे, ये राशि वाले कम प्रभावित होंगे। इससे पूरी प्रकृति प्रभावित होती है, पूरा चौपाए से लेकर के और पूरे दुपाए से लेकर के मनुष्य जाति और कीट पतंगे भी प्रभावित होते हैं। आपने देखा ग्रहण काल में नाना प्रकार से सभी जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं क्या हिंदू धर्म के लोग ही सिर्फ प्रभावित होंगे और हिंदू धर्म के लोग ही जो राशियां मानते हैं वो प्रभावित हैं, और भी धर्म के लोग हैं उनकी भी राशियां हैं, वो भी हैं किसी राशि के लोग, तो वो भी प्रभावित होंगे। इससे पूरा प्रकृति प्रभावित होता है और ये कार्यों में अवरोध लगाने वाला होता है। जिन राशियों में ये ग्रहण पड़ता है उस राशि का देश, उस राशि के व्यक्ति विशेष प्रभावित होते हैं। साथ ही जो सामने राशि होती है, जैसे इसके सामने जो राशि है वो सिंह राशि आ रही है, तो सिंह राशि के अगल बगल वाली राशि जैसे कर्क है और कन्या राशि, ये प्रभावित होगी सिंह राशि के साथ। ग्रहण पड़ रहा है ये कुंभ राशि में, तो इसके अगल बगल वाली राशि जो होती है मीन राशि और मकर राशि, ये दोनों राशियां प्रभावित होंगी। अब भारत की प्रभाव राशि का स्वामी शनि है और भारत की प्रभाव राशि कुंभ है, तो ऐसे में मकर कुंभ का स्वामी जो शनि है वो भी विशेष तौर पर प्रभावित होता है। तो भारत के प्रभाव होने की जो तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और शास्त्रों में तो है कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण, राजा मरे जी की सेना, ये एक खतरे की घंटी है। विशेष तौर पर प्राकृतिक प्रकोप, सुनामी इत्यादि की स्थितियां 2 महीने 40 दिन तक इस ग्रहण का असर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, और हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, महाराज जी, क्या लगता है जिस तरीके से पूरे हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो लोगों के लिए जानना जरूरी है। असल में चंद्र ग्रहण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो इस समय पर विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन भारतीय परिदृश्य में मैं समझूं, भारत में क्योंकि इसका असर है, प्रभाव है, तमाम चीजें हैं और पूरा एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रभावित तो करता है। जी जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये पितृपक्ष में आया है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि ये तो ऐसे ही अभी समय पितरियों का चल रहा है। पितरी धरती पर आते हैं इन 15 दिनों में, और उनके जो भी वंशज होते हैं उनसे कुछ न कुछ वो प्राप्त करना चाहते हैं, भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, जल प्राप्त करना चाहते हैं, जल से प्रसन्न हो जाते हैं तर्पण करके। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, मनुष्य जो है उस पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। सबसे पहले है देव ऋण, फिर है ऋषि ऋण और फिर है पितृ ऋण। तो इन तीनों प्रकार के ऋणों को, एक प्रकार के लोन्स हैं जो हमको चुकाने पड़ते हैं, इनको चुकाने का, पितरों का जो ऋण है उसको चुकाने का ये आज का दिन है, क्योंकि पूर्णिमा है। और संयोग से 100 वर्ष बाद करीब ये संयोग बन रहा है कि आज चंद्र ग्रहण है। तो ग्रहण काल में हम जो भी दान करते हैं, जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, उसका हजारों गुना फल हमको प्राप्त होता है।
कहीं कहीं तो यहाँ तक लिखा है कि लाखों और करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही सिद्ध काल माना जाता है। तो जो साधक लोग होते हैं वो ग्रहण काल में अपना जप करते हैं, अपने जो मंत्र उनको होते हैं उनको सिद्ध करते हैं, हवन करते हैं और दान का संकल्प लेते हैं। और ग्रहण काल पूरा होने के बाद जैसे कल सवेरे वो नहा धो करके फिर दान करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के अंदर ये एक भ्रम रहता है कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो ग्रहण काल में आखिर ये सब नहीं कर सकती, वो ऋण ये जो पितृ तर्पण नहीं कर सकती, इस प्रकार की भी भावनाएं समाज में कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो भी माताएं बहनें हैं वो भी पितरियों का तर्पण कर सकती हैं, क्योंकि उस ऋण से वे भी प्रभावित हैं। जब सीता जी को पता चला था कि दशरथ जी शांत हो गए हैं, तो ऐसा कहते हैं कि राम जी उस समय वहां नहीं थे, तो सीता जी ने बाजू के पिंड बना करके दशरथ जी का पिंडदान किया था, तर्पण किया था। और जब राम जी आए तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। तो राम जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आपने कर दिया। तो बताते हैं वहां जो वट वृक्ष था उसने गवाही दी कि हाँ सीता जी ने ये कार्य किया है। और फिर दशरथ जी स्वयं प्रकट होकर के वहां आए और उन्होंने कहा कि हाँ ये काम किया है सीता जी ने और मैं इससे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तव काल एक होता है 11:30 से 12:30 के बीच में करीब करीब वो समय रहता है, वो पितरों का समय है। उस समय हमको ये पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो अपने पितरों का साहब गया में पिंड दान कर दिए, अब हमको उनके लिए कुछ करने की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर ये है कि आप जो गया में पिंड दान करके आए हैं वह आपने अपने दादा के लिए किया या पिताजी के लिए किया या परदादा के लिए किया, उनके लिए आप करके आए। लेकिन ये ग्रहण काल में भी आप जो तर्पण करेंगे यह समूची सृष्टि के लिए होता है। आपके दादा दादी के पक्ष के जो लोग हैं, आपके नाना नानी के पक्ष के जो लोग हैं, ऐसे जो पितृ जिनको आप नहीं जानते, और समाज में ऐसा कहा गया है पुराणों में तो कि एक जीव से लेकर के ब्रह्मा जी तक सभी संतुष्ट होते हैं पितृकाल में, जब उनको तर्पण प्राप्त होता है उस समय। तो कहने का मतलब उसका बहुत बड़ा एक महत्व बताया है। तो ये सबको पितृ तर्पण इस समय करना चाहिए। थोड़ा सा सावधानियों की बात जरूर कही गई है कि कम से कम जब जैसे अभी सूतक प्रारंभ हो चुके हैं, सूतक काल चल रहा है, तो इसमें अपनी खाने पीने की वस्तुओं में हम लोग या तो कोशा डाल देते हैं या तो काले तिल डाल देते हैं, नहीं तो तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। और पितृ तुलसी से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कोशा पवित्र है, तुलसी की सुगंध मात्र से पितरियों का कल्याण होता है। और ऐसा कहा गया है कि वो गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाते हैं, इस प्रकार की भी कथाएं हैं। और ये कहते हैं कि जो श्राद्ध करता होता है वह अगर अपने श्राद्ध में कुश का उपयोग करता है तो केवल पितरों को ही नहीं वरन वह श्राद्ध करता संपूर्ण जगत के जो पितृ उनको तृप्त करता है। युवा विधानतः श्राद्धम कुर्यात् स्वविभवोचितम। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जगत प्रणात मानव, यह जगत के मानवता के कल्याण के लिए तर्पण किया जाता है। तो इसलिए सब पूरी सृष्टि मान लीजिए ऐसे पवित्र हो जाती है। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार श्राद्ध करता है वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक किया हुआ श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार और सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव, पितृगण, देवगण, मनुष्यगण, भूतगण तथा सर्पगणों को संतुष्ट करता हुआ समस्त जगत को संतुष्ट करता है, ऐसा विष्णु पुराण कहती है। तो कहने का मतलब ये जो काल है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, समय काल है। तो इसमें पितरों के प्रति हमको निश्चित रूप से श्रद्धा रखनी चाहिए। और पितृ तर्पण के लिए रात्रि में भी पितृ तर्पण कर सकते हैं, शास्त्रों ने ऐसा कहा है। तो रात्रि काल यदि ग्रहण है तो उस समय पितरियों का तर्पण करें। अपने प्रयास ये करना चाहिए कि या तो हम जिसमें तर्पण कर रहे हैं बर्तन में वो तांबे का हो, पीतल का हो, सोने चांदी का भी हो सकता है। और अगर ऐसा न उपलब्ध हो पाए तो कम से कम अपने हाथ में एक चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, क्योंकि कुशा और चांदी ये दोनों काले तिल, ये इन तीनों चीजों का बहुत अधिक महत्व है तर्पण में। बिल्कुल। तो अपने हाथ में चांदी की अंगूठी पहन करके तर्पण करना चाहिए। कुशाघार जो होती है वो हाथ में लेकर के फिर तर्पण करना चाहिए, ऐसा पुराणों में कहा गया है। बिल्कुल। तो मैं अवधेश जी, ऐसा मानता हूं।
अवधेश जी, एक सबसे अच्छी बात तो खैर आपने ये जरूर बता दी, क्योंकि पितृपक्ष भी शुरू हुआ और बहुत सारा लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां होती हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ग्रहण का कितना असर होगा। तो ये मुझे लगता है एक मैसेज जो लोगों तक पहुंचा, जिसमें आपने बहुत क्लियरिटी से अपनी जो बात रखी वो बहुत अच्छी थी। और पंडित विनोद गौतम जी, एक छोटा सा सवाल, बार बार ये कहा जा रहा है कि जब भी सूतक लग जाता है या ग्रहण का जो काल होता है उस वक्त जब तब करिए, आप अपने मन को शांत रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग बाहर हैं या जैसे मैंने शुरुआत की थी मजबूरी है, काम पर हैं, वो लोग उस वक्त पे क्या कर सकते हैं? उनके लिए भी कोई एक उपाय ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग जब तब कर रहे हैं, जो घर में है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति हर उस समय पर घर पर नहीं है। तो क्योंकि आम जीवन ही ऐसा हो गया है, इतनी व्यस्तता भरा हो गया है कि सब अपनी ज़रूरत के और काम के, क्योंकि आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक श्रद्धा का सवाल है, वो श्राद्ध से उसको कह सकते हैं कि श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध है, और हम श्रद्धा कहीं पर भी व्यक्त कर सकते हैं। और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किसी समय, देश, काल और स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर भी हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर सकते हैं। और चूंकि महाराज जी ने जैसे बताया, अवधेशपुरी जी महाराज जी बहुत आध्यात्मिक और ज्योतिषाचार्य भी हैं। देखा जाए तो उन्होंने 2016 की कुंभ तिथियों को लेकर के भी बहुत सारे निर्णय उस समय पर भी दिए थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बताया है कि ग्रहण काल में ये सब करना चाहिए। और चूंकि जो हमारा पृथ्वी लोक है, वो पृथ्वी लोक से बढ़कर के जो हमारा पितृलोक है, उस समय पर जब कन्या राशि में सूर्य आते हैं, कृष्ण पक्ष के समय पर, जब भी कृष्ण पक्ष में कन्या राशि में सूर्य होते हैं जितने समय पर, तो उतने समय पर पितृपक्ष के, पितृलोक के दरवाजे खुले रहते हैं। और ऐसे समय पर पूर्वज बिना बुलाए ही हमारे घर के दरवाजे में आकर के खड़े हो जाते हैं, इस आशय से कि हमको कहीं ना कहीं अन्न और जल प्राप्त होगा। तो अगर उनको श्रद्धा के साथ में जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है वो ग्रहण करते हैं, और वो वर्ष भर उनके लिए यही काम आता है। फिर पुनः जब कन्या राशि पर सूर्य आता है तो उस समय पर उनके फिर दरवाजे खुलते हैं, जो भी पितर मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं वो फिर आ जाते हैं, और ऐसे फिर उनकी बैकुंठ की यात्रा सूर्य लोक से होते हुए और आगे बढ़ती है। तो महाराज जी ने चूंकि सभी चीज़ों से भ्रम उतार दिया है, लेकिन मैं ये चूंकि सूर्य ग्रहण से संबंधित जो स्थितियां हैं, तो ये सैकड़ों साल बाद पितृपक्ष में पड़ी हैं। लगभग ये शताब्दी वाली घटनाएं हैं जो शताब्दी आधारित हैं। तो पितृपक्ष में जो के बीच जो आ रहा है, ये सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच में ये पितृपक्ष आ रहा है, ये बहुत पुण्यदायी है। ऐसे में इस समय पर निश्चित तौर पर अपने सभी पितरों को मोक्ष की गति प्राप्त करने के लिए जो महाराज जी ने साधन बताए हैं, जो भी स्थितियां बताई हैं, वो बहुत ही अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है। अब चूंकि ग्रहण काल अभी चल रहा है और ग्रहण से संबंधित चूंकि ये प्रोग्राम भी है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहण इस समय पर जो वरुण मंडल पर पड़ेगा, और वरुण मंडल हमारा चंद्रमा का जो वरुण मंडल है, उससे ग्रहण की जो शुरुआत होगी तो ये उत्तर और पश्चिम के कोने से होगी, और इसका जो मोक्ष होगा ये ईशान और उत्तर के ईशान कोण से होगा, अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने से होगा, इसका मोक्ष भी होगा। ग्रहण अगर देखा जाए हमारे गणितीय आधार पर, तो संपूर्ण चंद्रमा के 1.368वें भाग में पड़ेगा। पूरे चंद्रमा पर ग्रहण नहीं है, एक कोने पे हल्का सा जो है, तो देखा जाए कि 1% चंद्रमा, 1.368वां भाग चंद्रमा का है, वो ग्रहण में ग्रसित हो रहा है। लेकिन पृथ्वी से पृथ्वीवासियों को जो उसकी छाया है, जो उसकी ऊर्जाएं हैं, वो प्राप्त नहीं हो रही हैं। और उस समय पर स्थितियां खगोल की थोड़ा सा बिगड़ी हुई होती है। आप देखना, अमावस्या पूर्णिमा को ज्वार भाटा आते हैं और अधिकतर भूकंप इसी समय आते हैं, तो लोगों को सावधान रखना चाहिए। और ऐसे समय पर जो महाराज जी ने बताया कि राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, सिद्धि मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए, और दान करने से ग्रहण का जो है तो जो अनिष्ट फल है वो दूर होता है। और ऐसे में हमको ग्रहण से सचेत होना चाहिए। जो हमारे पंचांगों में पहले से भविष्यवाणी लिखी रहती है, उस पर भी जो है तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये संकट का काल होता है। जब भी एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो वो खतरे की घंटी है, और राजा के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि ये भारत की प्रभाव राशि
मकर पर कुंभ पर ये ग्रहण पड़ रहा है और मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनि हैं। मैं आपको फिर बता दूं तो ये भूकंप के और प्राकृतिक प्रकोप के योग ज्यादा बना रहा है। बिल्कुल, चलिए, और क्योंकि समय भी हो गया है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे दर्शकों तक आप लोगों ने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 9:57 से ये ग्रहण शुरू होगा। सूतक तो क्योंकि पहले ही लग चुके हैं। जो जहां है, जैसे हैं, जिन बातों के बारे में बताया गया है उसका पालन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप जब तब करिए, अपने मन को अच्छा रखिए। जिन चीज़ों के बारे में जो घटित हो रहा है, जो जानकारियां आप तक पहुंची हैं, उन सबको आप एक्सेप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसी तरह से ये समय जो है, ये पल जो है, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि हम सब इस वक्त जो ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, वो सूतक काल के दौरान ही कर रहे हैं। और जब तक काम करेंगे, अभी तो रात का समय भी ऑलमोस्ट तब तक हो जाएगा, तो वो ग्रहण काल भी शुरू हो जाएगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।